हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है हिंदी का पेपर, यानी कि जो आपका जीई का पेपर होने वाला है, जनरल कलेक्टिव का हिंदी भाषा और साहित्य। इस पेपर से रिलेटेड मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको मैं सबसे पहले जो है आपका क्या कोर्स रहेगा, यानी कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, साथ साथ में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे, इसके अलावा जो है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे करने हैं, ये तीनों चीज़ें जो है मैं अब इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे अपने दोस्तों में, ये वीडियो अच्छी लगती हो तो जो है सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि 2 यूनिट आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, जो भी है। तो हम सबसे पहले जो है सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस क्या है। तो ये जीई का पेपर जिसको हम जनरल कलेक्टिव बोलते हैं, ये पेपर उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है। तो ये हिंदी क है। तो हिंदी क का जो पेपर है उस पेपर का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। तो ये जो आपका पेपर होने वाला है, ये पेपर आपका 4 यूनिट होंगी इसमें। तो बेसिकली जिसमें इसमें 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट में जो यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 है, इकाई 1 है, इकाई 1 में आपको 2 या 3 पार्ट में दिया हुआ है। ये भी तो इसमें 2 पार्ट में दिया हुआ है, लेकिन ये 3 पार्ट में भी है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें दिया हुआ है राष्ट्रभाषा और राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो इसमें बेसिकली जो है 3 चीज़ों के बारे में बताया गया। एक तो हिंदी और उसकी जो हिंदी है उसका उद्भव विकास, राजभाषा राष्ट्रभाषा के भी बारे में, और साथ ही में कि हिंदी जो है एक संपर्क की भाषा के रूप में विकसित कैसे हुई, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद अगर हम इकाई 2 को देखते हैं, जिसमें यूनिट 2 जिसको हम बोलते हैं, इसमें ये है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जिसको अगर हम 3 कालखंड में देखते हैं, एक आदिकाल, एक रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो तीनों के तीनों कालखंड दिए हुए हैं उन तीनों को देखना है। इसके अलावा जो है इसमें संत जो रैदास जी है, भूषण जी है, बिहारी जी है। और उसके बाद जो है इकाई जो 4 आएगी हमारी, उसमें जो है आधुनिक हिंदी कविता है, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी, जयशंकर प्रसाद जी, नागार्जुन जी। तो ये इसमें बेसिकली 3 कविताएं दी हुई हैं, बेटी की विदाई, और हिमाद्री तुंग श्रृंग से, और बादल को घिरते देखा है। तो ये 3 कविताएं दी हुई हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो अब चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो पेपर आपका हिंदी भाषा और साहित्य का, यानी कि ये जीई का पेपर है, और ये जो बीए प्रोग्राम और बीए जितने भी प्रोग्राम कोर्सेज है और ऑनर्स कोर्सेज है, बीकॉम कोर्सेज, बीकॉम के भी या फिर बीकॉम प्रोग्राम के भी, ये कॉमन पेपर है। ठीक है, जिसने भी 12th तक हिंदी पढ़ी है और हिंदी का ये जीई में हिंदी सिलेक्ट किया है, हिंदी का सिलेक्ट किया है, तो उन सभी बच्चों के लिए पेपर जो है सेम ही होगा, चाहे वो बीए प्रोग्राम के हो, ऑनर्स के हो, बीकॉम के हो, बीकॉम ऑनर्स के हो, सभी के लिए कॉमन एग्जाम ये आने वाला है। तो हम डिस्कस करते हैं इसमें सबसे पहले वो है इसमें मार्क्स का, कितने मार्क्स का आने वाला है। तो ये जो एग्ज़ाम होगा आपका, ये 90 मार्क्स का आएगा। तो 90 मार्क्स का ये मार्क किस तरह से क्लासिफाइड होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा ये आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का होने वाला है। ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 90 मार्क्स का पेपर होगा इसमें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है कि ये जो है सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं इसमें, और अथवा अथवा में करके दिए होते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का 2 पार्ट दिए होंगे कि फर्स्ट ए या बी में से कोई सा एक कर लो। ठीक है, इस टाइप से दिया होता है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, सब क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि सभी करने हैं। ठीक है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए होंगे, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें आएंगे वो आएंगे 12 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो 12-12 के 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन किस तरीके के हैं जो मैं बता रहा हूँ, 100% तो चांस यही है कि यही आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर में मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बताए, वही क्वेश्चंस अभी तक आए हैं 100%। तो जो है सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो लॉन्ग क्वेश्चन 12 नंबर का आएगा, और 12-12 के 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेसिकली जो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का विश्लेषण कीजिए। जो हिंदी भाषा है इसका जो उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ, किन चरणों में हुआ, क्या क्या जो है चीज़ें आई, उनसे इसका विकास हुआ, उसके जो है विश्लेषण के बारे में हमें बताना है।
इसी में ही जो है ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। हालांकि ये दोनों ही क्वेश्चन जो है एक जैसे ही हैं, इनके सेम ही आंसर आपको लिखना है। या फिर इस तरीके से ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, साथ में इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी तथा इसकी बोलियां, जो हिंदी भाषा और उसकी जो बोलियां हैं उनके बीच में क्या अंतर संबंध है, इस चीज़ को स्पष्ट करना है। या हिंदी भाषा की कौन कौन सी बोलियां हैं, इनको बारे में बताना, ये चीज़ें आ सकती हैं। तो आप जो है बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है वो ये कर लेना कि हिंदी भाषा और उद्भव का विकास किस प्रकार से हुआ, हिंदी भाषा का जरूर करके जाना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा के ऊपर। राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच में अंतर बताइए। ये डायरेक्टली हो सकता है कि शॉर्ट नोट में पूछा जाए, हो सकता है लॉन्ग में पूछा जाए। तो जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये कुछ शॉर्ट्स में पूछा जाए, कुछ लॉन्ग में पूछा जाए। तो जरूरी नहीं है कि जो शॉर्ट्स में है वो लॉन्ग में आ जाएंगे, जो लॉन्ग में वो शॉर्ट्स में आ जाएंगे। तो आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने बताया कि तरीके से क्वेश्चंस को, तो इस तरीके से आपके अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए तो वो शॉर्ट्स अपने आप ही हो जाएंगे, और जो आप शॉर्ट्स कर रखे हैं उनको भी आप लॉन्ग करके लिख सकते हैं, कोई इतना हर्डन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। या फिर इसी को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा के रूप में जो राष्ट्रभाषा के स्वरूप और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बात तो वही होगी कि यहाँ स्पेशली एक राष्ट्रभाषा की बात की गई है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों का जिक्र किया गया। तो इन दोनों में लगभग सेम सा आंसर आएगा, सिर्फ राजभाषा के को हटा दिया जाएगा, राजभाषा के बारे में पूरा का पूरा सेम वही आंसर इसमें आ जाएगा। तो आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या इसमें अंतर है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है इनके बारे में। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आदिकाल से है। आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या आदिकालीन हिंदी की जो प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करना है, और आदिकाल के लौकिक साहित्य की समीक्षा करनी है कि आदिकाल में किस किस प्रकार के जो लौकिक साहित्य हैं उनका क्या महत्व रहा है, उनके बारे में हमें समीक्षा करनी है। तो आदिकाल से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा पर विचार कीजिए। जो भक्ति काल में जो निर्गुण काव्य धारा है उसके बारे में बताना है, जिसमें अगर हम देखें तो कृष्ण काव्य और राम काव्य के बारे में मुख्यतः बताया जाता है। तो अगर एक कृष्ण काव्य का भी कर लेना है, एक राम काव्य का भी, तो राम काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है। या फिर इस तरह पूछा जा सकता है कि कृष्ण काव्य का स्वरूप बताते हुए उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो एक का जरूर कर ले, भक्ति काल के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि भक्ति काल क्या है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो रीति काल से है, रीति मुक्त। तो रीति मुक्त काव्य का जो परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं को बताना है, और रीति जो सिद्ध है काव्य किसे कहते हैं, या फिर रीति काल है जो रीति सिद्ध है या रीति मुक्त है, ये क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये रीति से भी क्वेश्चन आने ही वाला है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें भारतेंदु जो युग है कि प्रमुख प्रवृत्तियों को सोधारण चर्चा कीजिए। इनकी उस टाइम पे जो भारतेंदु जी थे उनके युग में जो जो भी प्रवृत्तियां चल रही थी उनको आपको उदाहरण तहत बताना है। या भारतेंदु जो युगीन है उसमें जो कविताएं हैं उनकी विशेषताओं को बताना है। या फिर इसमें डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट है, हिंदी कहानी के विकास की रूपरेखा स्पष्ट कीजिए। हिंदी का उद्भव और हिंदी जो कहानी है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, या हिंदी कहानी के विकास के बारे में बताना है आपको। उसकी क्या क्या रूपरेखा है, उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है भूषण। भूषण जी जो है, भूषण जी के जो पदों की मूल संवेदनाओं की विवेचना करनी है। या ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि भूषण का साहित्यिक परिचय दीजिए, कि उनका जो साहित्यिक परिचय है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बिहारी जी का है। तो बिहारी जी की जो अभिव्यक्ति जो शिल्प का पर प्रकाश डालिए। या सीधा ये पूछा जा सकता है कि बिहारी की जो कविता है में जो श्रृंगार और भक्ति दोनों का सुंदर समन्वय है, अपने पाठ्यक्रम पर आधारित दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जो आपके पाठ्यक्रम के अंदर दोहे दिए हुए हैं, जिसको मैं कि आगे बताऊंगा आपको कि किस किस प्रकार के दोहे दिए हुए हैं, तो आपको इसको उसके अकॉर्डिंग कर लेना है, जो कि बिहारी जी के कविता के अंदर इसको दिखाया गया है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है हिमाद्री तुंग श्रृंग से अथवा बादल को घिरते देखते
गिरते देखा है कविता के मूल जो है कथ्य पर प्रकाश डालना है कि इसका मूल कथ्य क्या है। या फिर ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद के गीतों में देशभक्ति प्रमुख भाव है और हिम जो हिमाद्री तुम से आधार पर तर्क साहित्य सहित उत्तर दीजिए। या फिर इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि नागार्जुन कृत बादल को घिरते देखते हैं, कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। जो कविता है कौन सी, बादल को घिरते देखा है, को अपने शब्दों में लिखना है, कविता का सार बताना है क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये, यानी कि जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन जो बताए हैं, ये एक तरीके से आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से कोई 4 करने होंगे। हर क्वेश्चन जो था आपका 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब आएंगे हमारे शॉर्ट नोट, जो कि शॉर्ट नोट जो है टिप्पणी करनी है मेन पे। ये 3 यानी कि आपको 6 दिए होंगे, आपको 3 पे टिप्पणी करनी है। तो ये 6 मार्क्स की एक टिप्पणी होगी, 6 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा इसके अंदर। क्या है गैस तरह करके आएंगे ये। तो आपको बेसिकली इसमें देखना क्या है कि आपको इसमें तीन कर लेना है, जो भी आपको अच्छे लगे। तो ये हो जाएगा आपके 18 मार्क्स के, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया वो 12 12 12 12 यानी कि 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, जो कि आपके 48 मार्क्स के हो जाएंगे। 18 मार्क्स का ये हो जाएगा। इसमें आपको जो मेन फोकस रखना है वो रखना है जैसे कि छायावाद, या फिर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राष्ट्र साहित्य, कृष्ण काव्य, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद भी बोला जाता है, और समकालीन हिंदी या फिर नई कविता, समकालीन कविता या नई नई कविता। दोनों तरीके से शब्दों का फर्क है, बल्कि है कविता के बारे में ही। तो अब हम चलते हैं हम सबसे लास्ट में, जो कि प्रसंग से आता है कि आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। आपको कुछ लाइन दी होंगी, 4-5 लाइन दी होंगी, ठीक है, जिसका मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। वो आपके आएंगे 6 में से आपको 3 करने हैं, यानी कि आपको फर्स्ट ऑप्शन आएगा, फर्स्ट में 2 दिए होंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। सेकंड आएगा क ख ग, 3 आएंगे, तो तीनों में से आपको एक एक करना है, ठीक है। तो तीनों में से जब आप एक एक कर लेंगे तो आपको जो बेसिकली है ये 18 यानी कि 8 8 8 यानी कि 24 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। तो ये जितनी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं आपको इसी तरीके से कर लेना है। ये 2 है आपको, यानी कि ये जो प्रसंग व्याख्या कैसे करनी है आपको, इसके लिए चलता हूं मैं इस बुक पे ऊपर। तो ये जो बुक है दिल्ली यूनिवर्सिटी की एसओएल की बुक है, और ये आई थिंक कि आप सभी के पास होगी जो कि ये पेपर दे रहे हैं, हार्ड कॉपी होगी। अगर आप लोगों के पास हार्ड कॉपी नहीं है तो ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक है किसका, टेलीग्राम का। तो वहां जाकर आप ये बुक मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां से आप ये बुक इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके पास ये बुक है या नहीं भी है ये डाउनलोड कर ले, और इस बुक में ही सारे आंसर है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, नेट गूगल कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बुक में सारे क्वेश्चंस के आंसर है। तो जो मैं आपको ये बता रहा था क्वेश्चन नंबर 11 का, कि निम्नलिखित की प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो किस तरीके के प्रसंग आ सकते हैं इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अगर हम इसके पेज नंबर, इस बुक का पेज नंबर है 50 यानी कि 50। पेज नंबर जो 50 है उसमें जो है सबसे पहले ये दिया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये एक जो है प्रसंग दिया हुआ है, तो इसकी व्याख्या करनी है। इसी तरीके से अगर हम देखें आगे, जैसे कि है गर्भवास माही कुल नहीं जाती, ब्रह्म हिंदू की सब आप पाती, ठीक है। इस तरीके से फिर इसको बताना है कि इसका सार क्या है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। फिर जिस तरह ये है कि एक ये देखेंगे अगर हम ये पंडित जाने माते, ठीक है, गढ़े पुराण, ठीक है। इस तरीके से ये जो है 10-15 ये ऐसे हैं जो कि आपको कर लेने हैं, जिसमें कि बताया गया है। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ में एक का हिंदू माही राम प्यारा, तारों का काही रहीमाना, आपस हो, तो इसमें देखो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ते झगड़ते देखकर जो कबीर का कोमल हृदय जो है वो एक तरीके से पिघल जाता है, और उनकी दृष्टि में दोनों एक ही समान है। कबीर जी दोनों को एक समान मानते हैं, और एक ही ईश्वर की अलग अलग संतानें हैं। हम सभी क्या है ना, एक ही ईश्वर की, एक ही, या चाहे हम उसको अल्लाह कह ले, ईश्वर कह ले, गॉड कह ले, सबका मानना है कि भाई वो एक ही है, कि सुप्रीम पावर है जो कि किसी न किसी रूप में हम मानते मानते आए हैं, ठीक है।
और इस पर ही अज्ञान के कारण जो है कि एक दूसरे के प्राण लेने की हम उतारू हो जाते हैं। और अपनी वाणी द्वारा कबीर ने द्वेष को जो दूर करने के लिए उन्होंने उनको पास लाने के लिए जो महान कार्य किया, जैसे कि ये वाला जो ये काम है जिसमें कोई हिंदू कोई तुर्क काहे एक जमी पर रहिए, वेद पुराण पढ़े वे खुतबा, वे मौलाना वे पांडे। ठीक है, तो इसमें जो है जाति पाति, फिर अगर नीचे देखे जाति पाति के बारे में दिया हुआ, तो जाति पाति के जात ना पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का पड़ा रहने दे बयान। तो इसमें जो है जाति के बारे में, जो जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था के कारण जो समाज बट गया है उसके बारे में, तो इस तरीके से जो है आपको, जो मैं डायरेक्ट आपकी बुक में है, पेज नंबर 50 से ये स्टार्ट होते हैं, 54 से 54 से बुक में, मतलब बुक में आपके ये पेज नंबर 50 है, 50, 51, 52, 53, 54, 55, इसमें आपको ये दिए हुए हैं। आप ये जो चीज़ है डायरेक्टली पढ़ ले, क्योंकि इसमें से क्या है, मैं आपको 2 बता दूं वो 2 ना आए। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि 8-10 ये दिए हुए हैं, आपको इनको पढ़ लेना है कि जिस तरह दिए हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें पेज नंबर 64, तो पेज नंबर 64 के ऊपर भी एक दिया हुआ है जिसमें कथा का जो है आध्यात्मिकता के बारे में, जिसमें पद्मावत जो है कथा है उसके बारे में है। तो ये जो है इसमें फिर इसके पूरा अर्थात बताया गया है कि कैसे कैसे हैं। इस तरीके से आपको ये कर लेना है जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसी तरीके से हम अगर देखें तो ये आगे भी है जिसमें जायसी के प्रवर्ती सूफी कवि और काव्य के बारे में आगे हम देखते चले जाएंगे। तो इसमें इस प्रकार से काफ़ी सारे हमें ये मिल जाएंगे जिसको आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना है और फिर आप व्याख्या अपने शब्दों में कर सकते हैं बहुत इजी से। ठीक है, तो फिर अगर हम इसके देखे जाए तो पेज नंबर जो है नेक्स्ट है जिसके ऊपर दिया हुआ है पेज नंबर 77, पेज नंबर 73 के ऊपर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, तो आने यही है, सब मैक्सिमम ज़्यादातर यही आते हैं, अब बाहर से कुछ भी नहीं, जो आपके कोर्स में है कोर्स से ही आता है। ठीक है, तो आपको बाहर का नहीं देखना, जिसमें तुलसीदास जी की जो भाषा की प्रधानता है, ठीक है, उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सब देख लेने हैं। तो अब जो है मैं आपको एक आंसर, क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। तो अगर हम जिस तरह की राजभाषा वाला ही ले लेते हैं कि राजभाषा जो है, राजभाषा राष्ट्रभाषा क्या है, या राजभाषा राष्ट्रभाषा के बीच में अंतर क्या है, या फिर हम ये देख लेते हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो अभी जो मैं आपको आंसर करके बता रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 2 का, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो चलते हैं हम अपनी उसी बुक के ऊपर, और उसी बुक के अगर हम देखें पेज नंबर इसमें जो है इसका आंसर इजीली दिया हुआ है। ये है आपका पेज नंबर 27। तो पेज नंबर 27 पे आपको आ जाना है जिसमें राजभाषा राष्ट्रभाषा और संपर्क के रूप में हिंदी के बारे में इसमें बताया गया। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले जब आपको ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ये प्रस्तावना लिख लेनी है। प्रस्तावना लिखना ज़रूरी क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसमें आंसर थोड़ा सा लेंथी बताना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको ये वर्डिंग नहीं लिखनी कि प्रस्तुत अध्याय में, ठीक है, ये शब्द नहीं लिखने ही, आपको सीधा लिखना है कि राजभाषा के रूप और उसके क्रियान्वयन पर विचार करने की जा रहे हैं, ये सब नहीं लिखना, आपको सीधा लिखना है कि जो है राजभाषा ये है, राष्ट्रभाषा ये है। तो इसमें क्या है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, तत्पश्चात ये तो आपको थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन बता देना है। उसके बाद जो है आप सीधा राजभाषा और राष्ट्रभाषा के ऊपर आ जाएंगे। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा जो है, जैसे कि देश की भाषा ही राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कारणों से समग्र राष्ट्र के सार्वजनिक प्रयोग में आ जाती है। ठीक है, हिंदी को राष्ट्र जो है राष्ट्रभाषा हुई है, हिंदी जो है राष्ट्रभाषा की राष्ट्र के रूप में हुई है, राजभाषा के रूप में। तो इसमें बहुत सारे जो विचारक हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर शिवराज वर्मा ने हिंदी की व्यापकता संपूर्ण देश के क्षेत्र में प्रदर्शित की है। मुस्लिम जो शासनकाल था के दिन में भी हिंदी ही सामान्य बोलचाल की भाषा बनी रही। ठीक है, इस 19वीं सदी में भी हिंदी जो है उसका विकास हुआ है, खड़ी बोली गद्य के रूप में के निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय विकास में
जो है देश की राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त वहाँ राजभाषा का भी एक अपना महत्व है। इसके बाद बता दें फिर राजभाषा के रूप में हिंदी। तो संवैधानिक स्थिति क्या है? तो भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 120 एक में 343 से 351 तक भारत संघ की राजभाषा के संबंध में अलग अलग प्रावधान है। तो संसद में कार्य संचालन की जो भाषा है 120 एक में, ठीक है, तो उसमें पूरा पूरा प्रावधान दिया है कि ये होंगी। तो इस तरीके से आप ये आंसर कर लेंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना है। लास्ट में आप जो है निष्कर्ष लिख देंगे, क्या क्या महत्व बात है, क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है, और लास्ट में निष्कर्ष लिख के आपको ये वाला आंसर कर लेना है। तो ये वाली जो बुक मैंने आपको बताई है, ये वाली बुक आपको इजिली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है उसमें आपको ये इजीली मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन बताए हैं, इसी में से आ जाना है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसी में से पूरा पेपर आया है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।